मैं बेटों से छुपकर अपनी बेवा बहू को खर्चा देती तो मेरे बेटे मुझे मारने को आ जाते और कहते इसी डाइन ने हमारे भाई को मारा है, हम इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। जब मैं बाज ना आया तो मेरे बेटों ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया मेरी बहू के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। खानदान भर में ये बात मशहूर हो गई। मैं शर्म से घर से बाहर नहीं निकल सकता था। एक रात परेशान बैठा था कि मेरी बहू मेरे कमरे में आ गई। इससे पहले कि मैं उसे बाहर जाने का कहता कि अचानक मेरा नाम सलीम है। मैं एक आम सा आदमी हूँ जिसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल मेहनत करते हुए गुजारे। मेरी उम्र के इस हिस्से में जब मुझे सुकून और आराम की जरूरत थी, मेरी जिंदगी में नागहानी तूफान आ गए। मेरी 4 औलादें हैं, 3 बेटे जिनके नाम अकबर, बाबर और जमशेद हैं और एक बेटी आयशा। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई उनकी बेहतरीन तरबियत और खुशियों के लिए खर्च की, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे एहसास हुआ कि मेरी तरबियत और मोहब्बत का वो हक अदा नहीं कर सके। मेरी सबसे बड़ी आजमाइश उस वक्त शुरू हुई जब मेरी बहू जुबैदा इंतकाल कर गई। जुबैदा मेरे लिए हर कदम पर सहारा थी, मगर जब वो चली गई तो मेरी दुनिया उजड़ सी गई। जुबैदा के जाने के बाद मेरे बड़े बेटे अकबर की बीवी सुमेरा, जो कि एक हादसे के बाद बेवा हो चुकी थी, मेरे साथ रहने आ गई। उसके 2 छोटे बच्चे अली और फातिमा थे, जिनकी परवरिश की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर थी और मैंने उसके बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ हमदर्दी थी। मैं उसे और उसके बच्चों को वो तमाम मोहब्बत और सहारा देना चाहता था जो वो खो चुके थे। लेकिन मेरी दूसरी बहुओं और बेटों को ये बात बहुत नागवार गुजरी। वो समझते थे कि मैं अपनी रिटायरमेंट के पैसे सुमेरा और उसके बच्चों पर खर्च कर दूंगा और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उनकी नजरें हर वक्त सुमेरा पर जमी रहती थी। सुमेरा, जो कि पहले ही अपने दुखों में मुब्तला थी, उनकी बातों और रवैयों से मजीद दुखी हो जाती थी। सुमेरा मेरी बीवी की मौत के बाद मेरा खास ख्याल रखने लगी थी। वो मेरे खाने पीने से लेकर दवा दारू तक हर चीज का ख्याल रखती थी। उसकी देखभाल में खलूस था और उसने रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में एक खास जगह बना ली। मैं उसके बच्चों के लिए खिलौने और कपड़े खरीद कर लाता जिससे वो खुश हो जाते। घर के बाकी अफराद को मेरी ये शफकत पसंद नहीं आई थी। बाबर और जमशेद मुझसे दूर होते जा रहे थे और मुझ पर शक करने लगे, जो कि उनके दिमाग में उनकी बीवियां डाल रही थी। एक रात में परेशानी के आलम में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुला और सुमेरा अंदर आई। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, वो मेरी तरफ बढ़कर बोली, अब्बा जान, मैं जानती हूँ कि आप पर क्या गुजर रही है, मगर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और रहूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में कुछ हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। ये रात मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई थी। सुमेरा ने मुझे याद दिलाया कि अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई और अभी बहुत कुछ बाकी है जिसके लिए जीना है। सुमेरा का मेरे घर में रहना मेरे बेटों के लिए हमेशा से एक मसला बना रहा था। बाबर और जमशेद को सुमेरा से अजीबो गरीब दुश्मनी हो गई थी। वो कहते कि ये मनहूस डाइन है, हमारे भाई को खा गई है। उसके बच्चों को डांटते और अक्सर उसके खिलाफ बातें करते। एक दिन मैं घर के सहन में बैठा था जब मैंने अपने बेटों को आपस में सरगोशियां करते सुना। वो प्लान बना रहे थे कि किस तरह सुमेरा को इस घर से निकाला जाए। बाबर, जो कि हमेशा से जल्दी गुस्से में आ जाता था, उसने कहा, हमें इस औरत को जल्द अज जल्द निकालना होगा। अब्बा जी का सारा पैसा इसी पर खर्च हो रहा है और अगर हमने कुछ ना किया तो हमारा हिस्सा कहीं नहीं रहेगा। जमशेद ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जमशेद बोला, हमें कोई ऐसा बहाना बनाना होगा जिससे सुमेरा खुद ही इस घर को छोड़ दे। ये बातें सुनकर मेरा दिल हिल गया। मेरे अपने ही बेटे मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे थे और इसकी वजह सिर्फ वो मासूम बेवा लड़की थी। मैं जानता था अगर सुमेरा को इस घर से निकाल दिया गया तो उसके लिए कोई और जाए पनाह नहीं होगी। उसके माँ बाप दुनिया में नहीं थे और वो मेरे मरहूम बेटे की यादगार थी। मैंने फैसला किया कि सुमेरा के लिए हर मुमकिन कदम उठाऊंगा। मैंने अपने बेटों को अपने कमरे में बुलाया और उनसे खुलकर बात की। तुम लोग क्या समझते हो? मैंने उनसे पूछा, ये जो कुछ तुम सोच रहे हो इससे तुम्हें क्या मिलेगा? बाबर ने गुस्से से जवाब दिया,
अब्बा जी, आपको हमारी कोई परवाह नहीं। आपका सारा ध्यान सुमेरा और उसके बच्चों पर है। हमें भी अपनी जिंदगी गुजारनी है और अगर सारी रकम सुमेरा पर खर्च होगी तो हमारे पास क्या बचेगा। मैंने बाबर की आंखों में देखा और कहा, तुम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि सुमेरा का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो वो कहाँ जाएगी। तुम लोग उसके और उसके बच्चों के साथ जो सलूक कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। जमशेद ने मदाखलत करते हुए कहा, अब्बा जी, हमें इस बात का एहसास है कि सुमेरा की हालत अच्छी नहीं है, मगर आपको हमें भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम आपके बेटे हैं और हमारा भी हक है आप पर। मैंने जमशेद की बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग मेरे बेटे हो और मैं तुम सबको बराबर का प्यार देता हूँ, मगर सुमेरा को मैं इस घर से जाने नहीं दूंगा। उसके लिए ये घर ही उसकी आखिरी पनाहगाह है। अगर तुम लोगों को मेरे फैसले से इख्तलाफ है तो तुम लोग अपने लिए कोई और रास्ता चुन लो, मगर सुमेरा मेरे साथ ही रहेगी। मेरे इस फैसले पर घर का माहौल और भी तनाव का शिकार हो गया। हर रोज घर में कोई न कोई झगड़ा होता। सुमेरा भी इस माहौल में शदीद जहनी दबाव का शिकार हो रही थी। वो अपने बच्चों की तरफ देखती और फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ होता, मगर मैंने उसके साथ अपना वादा पूरा करने का अज़म कर लिया था। एक दिन जब घर का माहौल हद से ज्यादा खराब हो गया, जमशेद ने सुमेरा से तल्ख लहजे में कहा, यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उसकी बात सुनकर सुमेरा का चेहरा फक हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और जमशेद को सख्ती से डांटा। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुमेरा इस घर का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। जमशेद चुप हो गया, मगर उसकी आंखों में से गुस्सा झलक रहा था। घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। हर दिन सुमेरा के लिए एक नई आजमाइश लेकर आता था। मेरे बेटे और बहुओं की बातें और रवैये सुमेरा पर गहरा असर डाल रहे थे। वो जिस बहादुरी से अब तक इन हालात का सामना करती आई थी, वो भी अब कमजोर पड़ती जा रही थी। एक दिन जब सुमेरा ने नाश्ते के दौरान बहुओं की तल्ख बातों का सामना किया, वो खामोशी से उठकर कमरे में चली गई। उसकी तबीयत पहले से ही नासाज थी। शाम तक उसकी हालत बिगड़ गई। वो शदीद बुखार और कमजोरी का शिकार हो गई। मैंने फौरन उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि सुमेरा की हालत बहुत नाजुक है और उसे मुकम्मल आराम की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल हिल गया। मैंने फौरन उसकी देखभाल का इंतजाम किया। मैं दिन रात उसके साथ अस्पताल में रहा, उसकी दवा और खाने पीने का ख्याल रखा। मेरी दुआएं रंग लाई और चंद दिनों बाद सुमेरा की हालत बेहतर होने लगी। जब मैं सुमेरा को वापस घर लाया तो वो बहुत कमजोर थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। मैंने उसके कमरे में एक छोटा सा बिस्तर लगाया और उसके सराहने बैठकर उसकी देखभाल करने लगा। मैंने उसे खुद खाना खिलाया, दवा दी और रात भर उसकी तीमारदारी की। सुमेरा जो अपने दुखों के साथ साथ इस बीमारी में भी मुब्तला हो गई थी, धीरे धीरे से ठीक होने लगी। मेरी खिदमत और देखभाल ने उसे वो सहारा दिया जो उसे इस मुश्किल वक्त में दरकार था। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे पर वो ही पुरानी रौनक वापस आने लगी। लेकिन ये सब कुछ करके बाकी अफराद को कैसे गवारा हो सकता था? बशीरा, जो कि बाबर की बीवी थी, हर लम्हा मौके की तलाश में रहती थी। उसने अपने फोन में मेरे और सुमेरा के उन लम्हात का रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया जब मैं उसकी देखभाल कर रहा था। वो छुपकर वीडियोज और तस्वीरें बनाती और बाद में उन्हें अपने शोहर के साथ शेयर करती। एक दिन मैं कमरे में सुमेरा को दवाई खिला रहा था कि बशीरा ने चुपके से दरवाजे से इस मंजर को अपने फोन में कैद कर लिया। मेरी दोनों बहुएं आपस में बहनें थीं, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वो सुमेरा को इस घर से निकाल दें और इस घर की मालकिन बन जाएं। इसीलिए वो झूठे सबूत इकट्ठे करती थी जिसकी बिना पर सुमेरा को घर से निकालने में कामयाब हो जाएं। एक दिन जब मैं कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था, बाबर और जमशेद मेरे सामने आ गए और मुझे कहने लगे कि अब्बा, अब हम मजीद आपकी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हमारी बर्दाश्त से काम आगे निकलता जा रहा है। आपको तो अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, पर आपको हमारी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं है। इसलिए अब आप ऐसी हरकतें करते फिर रहे हैं। अगर आपकी यही हरकतें बाकी लोगों के सामने आ गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए अच्छा होगा कि आप बाज आ जाएं और सुमेरा को इस घर से ब्याह कर रुखसत कर दें।
वो जवान है, इसलिए कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो सकता है। रही बात बच्चों की, तो बच्चों की जिम्मेदारी आप बेशक उठा लें, वो आपके बेटे की औलाद हैं, हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है, पर हम सुमेरा को अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने उन लोगों से कहा, आप लोग कहना क्या चाहते हो? जो भी बात है साफ साफ मुझे बताओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद जमशेद ने अपना मोबाइल निकाला और मुझे वो तस्वीर दिखाई जो चोरी छुपे ली गई थी, जब मैं सुमेरा को दवाई पिला रहा था और उसके सर को दबा रहा था, क्योंकि उसको उस वक्त मेरी काफी ज्यादा जरूरत थी। मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरे अपने ही बेटे, जिन्हें मैंने अपनी मेहनत और कमाई से पाल पोस कर बड़ा किया था, अब मेरे खिलाफ खड़े थे। मैंने एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की, मगर फिर मेरी आंखों में गुस्से की चिंगारियां चमकने लगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैंने गुस्से से कहा था। ये तुम्हारे बाप की मोहब्बत का सिला है। मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया, और अब तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो कि मेरे और सुमेरा के दरमियान कुछ गलत है। बाबर ने तंजिया अंदाज में कहा, अब्बा जी, हम बस वही दिखा रहे हैं जो सच है। मेरे दिल में गम और गुस्सा दोनों एक साथ उठ रहे थे। मैंने फैसला किया कि मैं उनके सामने हार नहीं मानूंगा। तुम लोग ये वीडियोस जहां चाहो दिखाओ, मैं अपनी इज्जत और सच्चाई के लिए खड़ा रहूंगा। सुमेरा इस घर का हिस्सा है और मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे इस जवाब पर बाबर और जमशेद के चेहरे पर नाराजगी और मायूसी नजर आई। वो समझ गए कि मैं उनके दबाव में नहीं आने वाला, मगर मैं जानता था कि ये मसला यहाँ खत्म नहीं होगा और मुझे मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सुमेरा, जो अब बेहतर हो रही थी, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे बेटों ने क्या मंसूबे बना रखे हैं। घर का माहौल अब भी तनाव का शिकार था। सुमेरा के साथ जो हो रहा था वो सबसे ज्यादा तकलीफदेह था। उसका शोहर अकबर, जो उसका वाहिद सहारा था, एक हादसे में चल बसा था। इस हादसे ने सुमेरा की जिंदगी को उलट पलट कर रख दिया था। अब वो अकेली बेसहारा अपने बच्चों के साथ एक ऐसी भीड़ में थी जहां उसकी कदर करने वाला कोई नहीं था। हादसे के बाद से सुमेरा की देवरानियां उसके साथ और भी सख्त हो गई थी। वो उसे हमेशा ये एहसास दिलाती रहती कि वो यहाँ बोझ है, अगर वो यहाँ से चली जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। मगर सुमेरा को ये बात समझ नहीं आती थी कि आखिर उसके साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। एक दिन जब मैं घर वापस आया तो सुमेरा के कमरे से रोने की आवाजें आ रही थी। मैं अंदर गया तो देखा कि सुमेरा के हाथ में अपने शोहर की एक तस्वीर थी। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? सुमेरा ने सर उठाकर मुझे देखा और कहा, अब्बा जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये हादसा कोई हादसा नहीं था। अकबर की मौत, ये सब कुछ बहुत अजीब है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल हिल गया था। ये तुम क्या कह रही हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा वसवसा है कि इस हादसे के पीछे कोई और साजिश थी। अकबर मुझे हमेशा कहता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मौत से कुछ दिन पहले वो बहुत परेशान था, जैसे कि वो किसी खौफ का शिकार हो। मैंने सुमेरा को तसल्ली दी और कहा, बेटी, ये सब तुम्हारा वहम है। अकबर की मौत एक हादसा था और उसमें किसी की साजिश नहीं हो सकती। मगर मेरे दिल में भी शक के साए बढ़ने लगे थे। वक्त गुजरता गया, मगर सुमेरा की देवरानियों का सलूक उसके साथ और भी ज्यादा बुरा होता गया। लेकिन इन सब के पीछे एक और खौफनाक मंसूबा छुपा हुआ था, जिसका इल्म अभी किसी को नहीं था। सुमेरा की देवरानियों का मकसद सिर्फ ये था कि सुमेरा को घर से निकाल कर मेरी सारी जायदाद और रिटायरमेंट की रकम पर कब्जा कर सके। वो जानती थी कि अगर सुमेरा यहाँ रही तो उनके मंसूबे में रुकावट बनेगी, इसलिए उन्होंने अपने शोहर के साथ मिलकर एक साजिश तैयार की। सुमेरा के शोहर का हादसा एक मामूली हादसा नहीं था। वो हादसा सोच समझकर किया गया था ताकि सुमेरा के लिए जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाए और वो मजबूर होकर इस घर को छोड़कर चली जाए। एक रात जब सब सो रहे थे, बशीरा और जमशेद आपस में सरगोशी कर रहे थे। बशीरा ने जमशेद से कहा, हमारी पहली साजिश कामयाब हो चुकी है, मगर अब हमें एहतियात से काम लेना होगा। अगर सुमेरा को जरा सा भी शक हुआ तो वो हमारे खिलाफ हो सकती है। उसे किसी भी तरह से घर से निकालना होगा और उसके बाद अब्बा जी की सारी जायदाद और रिटायरमेंट की रकम हमारी होगी। जमशेद ने सर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन हमें ये सब बहुत एहतियात से करना होगा।
ابھی ہمیں کوئی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ میں ان سب باتوں کو برداشت اور نظر انداز کر رہا تھا، مگر سمیرا کے لیے یہ سب برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ ایک دن جب میں گھر آیا تو سمیرا میرے سامنے آئی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن تھی۔ اس نے کہا، ابا جی، میں اب اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ مجھے روز تانے ملتے ہیں، روز میرے دل کو دکھ پہنچایا جاتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نوکری کروں گی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی۔ برائے کرم آپ ہمیں اس گھر سے جانے دیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل جیسے پھٹ گیا۔ میرے لیے یہ سننا بہت مشکل ہو چکا تھا کہ میری بہو، جو میرے اپنے بچوں جیسی تھی، اس گھر کو چھوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا، بیٹی، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر تمہارا ہے اور تم ہمیشہ یہاں رہو گی۔ اگر تم نوکری کرنا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا، مگر یہ گھر چھوڑنے کی بات نہ کرو۔ سمیرا بولی، ابا جی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میرے بچے اس ماحول میں خوش نہیں ہیں اور میں انہیں اس تکلیف سے نہیں گزار سکتی۔ میں نوکری کروں گی اور اپنے بچوں کا خیال رکھوں گی، لیکن ہمیں اس گھر سے جانے دیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ سمیرا کے لیے یہ فیصلہ کتنا مشکل ہوگا۔ میں نے اسے کہا، بیٹی، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، مگر یہ یاد رکھنا کہ یہ گھر ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ تم جب چاہو واپس آ سکتی ہو۔ سمیرا نے میرا شکریہ ادا کیا اور وہ رات بھر اپنی سوچوں میں غرق رہی۔ اگلے دن اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ جب سمیرا نے نوکری شروع کی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ باہر کی دنیا میں ایک نئے انداز سے جینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے خود کو مضبوط بنایا اور انہیں ایک بہتر زندگی دینے کی جستجو میں لگ گئی۔ ایک دن جب میں بازار جا رہا تھا تو میں نے سمیرا کو ایک دفتر کے باہر دیکھا۔ وہ بہت مصروف نظر آ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اسے سلام کیا اور وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ میں نے اس لمحے میں سوچا کہ شاید باہر کی دنیا اس کے لیے بہتر ہوگی، شاید وہ یہاں اپنے آپ کو ایک نئی زندگی دے سکے گی، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ سمیرا کی دیورانیاں ابھی بھی اس کے خلاف سازشیں کر رہی تھیں اور میں جانتا تھا کہ وہ اسے کبھی خوش نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے اپنی اولاد پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ اپنے ہی بھائی کی بیوہ کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے تھے۔ ہر دن ایک نئی سازش کا دن ہوتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو بار بار سمجھایا، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سمیرا اس گھر سے چلی جائے تاکہ وہ میری ریٹائرمنٹ کے پیسے اور جائیداد پر قابض ہو سکیں، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سمیرا کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ یہ لڑائی میں نے اپنے دل میں شروع کی تھی اور میں اسے جیتنا چاہتا تھا۔ سمیرا کو باہر کی دنیا میں بھی مشکلات کا سامنا تھا۔ لوگ باتیں بناتے، کچھ لوگ میرے بچوں کے بارے میں باتیں کرتے اور کچھ سمیرا کے بارے میں۔ میں ہر روز ان باتوں سے گزرتا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں جانتا تھا کہ سچائی ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ میری زندگی کے ساتھ ساتھ سمیرا کی زندگی بھی ایک ایسی داستان بن چکی تھی جو روز بروز پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ جب سمیرا نے نوکری شروع کی تو اسے محسوس ہوا کہ گھر سے باہر کی دنیا میں بھی مشکلات کم نہیں تھیں، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ سمیرا کو باہر کے ماحول سے ایک ایسی حقیقت کا علم ہوا جس نے اس کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سمیرا دفتر میں کام کرتے ہوئے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی کہ ایک دن اس کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی۔ وہ خاتون جو اس کے ساتھ کام کرتی تھی، اس نے اس سے اس کے شوہر کے حادثے کے بارے میں پوچھا۔ سمیرا نے غمگین لہجے میں کہا، میرے شوہر کا انتقال ایک حادثے میں ہوا تھا اور میں آج تک اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکی۔ خاتون نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولی، سمیرا، میں نے کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ وہ حادثہ قدرتی نہیں تھا، شاید تمہارے شوہر کی موت کے پیچھے کوئی سازش تھی۔ یہ بات سن کر سمیرا کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ خاتون نے بات جاری رکھی، میں نے خود تو کچھ نہیں دیکھا، مگر کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ جو ہوا وہ ایک سازش تھی، شاید تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ سمیرا کی زندگی کی ڈور جیسے پل بھر میں ہی کھنچ گئی تھی۔ وہ سچ جاننا چاہتی تھی، مگر اس کے لیے کیا کرنا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے یہ احساس ہوا کہ شاید اس کے شوہر کی موت کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جو اسے اب تک نہیں معلوم تھا۔ یہ بات اس کے دل میں ایک خنجر کی طرح گھس گئی۔ اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ اس حقیقت کو سامنے لائے گی۔
चाहे उसके लिए उसे कितनी ही मुश्किलात का सामना ही क्यों ना करना पड़े। सुमेरा ने मुझसे ये बात नहीं छुपाई। एक दिन जब वो मेरे साथ बैठी थी, उसने आहिस्ता से कहा, अब्बा जी, मुझे शक है कि मेरे शौहर की मौत कोई हादसा नहीं थी। मुझे लगता है कि ये एक साजिश थी। मैंने सुमेरा की बात सुनी, मगर मैं जानता था कि ये बात कितनी तकलीफदेह हो सकती है। मैंने सुमेरा से कहा, बेटी, अगर तुम्हें ये लगता है तो हमें सच जानने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, मगर याद रखना, इस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। सुमेरा ने मेरी बात सुनकर हिम्मत पकड़ी और कहा, मैं तैयार हूँ अब्बा जी, मैं अपने शौहर के साथ इंसाफ चाहती हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी। उसके बाद सुमेरा ने आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई की खोज शुरू की। वो उन लोगों से मिलने लगी जिन्होंने हादसे के बारे में कुछ सुना हुआ था, देखा हुआ था। वो अपने काम के दौरान भी इन बातों को सोचती रही और रातों को जाग कर भी उन पर गौर करती रही। आखिरकार सुमेरा को कुछ ऐसे शवाहिद मिले जिन्होंने उसके दिल में यकीन पैदा कर दिया कि उसके शौहर की मौत एक साजिश का नतीजा थी। उसने ये बात मुझे बताई और हम दोनों ने मिलकर इस साजिश को बेनकाब करने का अज़म कर लिया, क्योंकि ये बात हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की थी कि हम कामयाब होते जा रहे थे। इसलिए मैंने अपने बेटों और बहुओं से कुछ भी छुपाना मुनासिब ना समझा। मैंने यही सोचा था कि मेरे और सुमेरा की तरह बाकी सब घर वालों को भी खुशी ही होगी, पर ये मेरी सोच गलत निकली। जब मैंने सब घर वालों को बताया कि अब अकबर के कातिल जल्द अज जल्द हमारे सामने होंगे, तो मेरी दोनों बहुओं के चेहरों से तो रंग ही उड़ गए। उनके चेहरे जैसे जर्द पड़ने लगे और दोनों अपने हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ने लगी और एक दूसरे की तरफ देखने लगी। और मेरे दोनों बेटे मुझसे कहने लगे कि अब्बा, अब इस मामले को घसीटने का कोई फायदा नहीं है। आप क्यों इस झंझट में पड़ रहे हैं? जिसकी जितनी उम्र लिखी होती है वो उतनी ही जीता है। अकबर की जिंदगी भी शायद इतनी ही लिखी थी। आप इन मामलात से दूर रहे, और वैसे भी इस हादसे को गुजरे अब काफी साल हो चुके हैं। अब आपके हाथ जितने भी सबूत लगे हैं, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप इस उम्र में ज्यादा भाग दौड़ करके इस मामले को बढ़ाएं। अल्लाह ताला हमारे भाई को जन्नत नसीब करे। आप इस किस्से को यहीं खत्म कर दें। जमशेद ने ये बात कही तो मैंने सुमेरा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक मायूसी छा गई थी जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। सुमेरा कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची थी, ये बात सिर्फ मैं ही जानता था, क्योंकि सुमेरा की जिंदगी में उसके हर दुख सुख का साथी सिर्फ मैं ही था और सिर्फ मैं ही उसे समझ सकता था। बाकी घर वाले तो सिर्फ उससे और उसके बच्चों से जान छुड़वाना चाहते थे। सुमेरा और मैं सबूत हासिल करने की मजीद खोज में मसरूफ थे। कुछ दिन ही गुजरे थे जब मैं और सुमेरा कमरे में इस मामले पर बातें कर रहे थे तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरी दोनों बहुएं और दोनों बेटे दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। मेरे बेटों ने मुझसे सवाल किया कि अब्बा, आपने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था? उसके सवाल ने मुझे हैरान कर दिया कि मेरा बेटा एक बार फिर मुझ पर शक कर रहा था। मैंने अपने बेटे को जवाब दिया कि तुम लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम लोग मुझसे ये सवाल करो। मेरे बेटों ने मुझे कहा कि अब्बा, अब हम अपने घर में आपकी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर मैं अपनी सफाई में कुछ भी पेश नहीं कर पा रहा था। मेरे दोनों बेटे मुझे कह रहे थे कि अगर आप दोनों को आपस में सिर्फ बात ही करनी थी तो आप लोगों ने कमरे का दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? उन लोगों के इस तरह के सवालात सुमेरा की हिम्मत तोड़ रहे थे। मैंने अपने बेटों को अब हरगिज नहीं बताना था कि मैं अकबर की मौत का सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैंने इन लोगों को बताया था तब इन लोगों ने मुझे इस बात से रोका था और उनके रोकते ही सुमेरा मायूस हो जाती थी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मेरी दोनों बहुएं सुमेरा के हाथ पकड़कर उसको कमरे से खींचती हुई बाहर ले आई थी और अपने शोहरों से कह रही थी कि अब हम इसको एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बहुत ही बदकिरदार औरत है, इसको अब इस घर से जाना ही पड़ेगा। सुमेरा की आंखों से गिरने वाला हर आंसू इस बात की गवाही दे रहा था कि सुमेरा बदकिरदार नहीं बल्कि एक बाकिरदार और पाकदामन लड़की है। मुझे अपने बेटों और बहुओं की गंदी सोच पर हैरत हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि हाँ, आज के बाद सुमेरा इस घर में नहीं रहेगी।
सुमेरा ने भी मेरी तरफ हैरानगी से देखा। मैंने जब सब लोगों को कहा कि सुमेरा के साथ साथ मैं भी इस घर से चला जाऊंगा, तो मेरे बेटों के चेहरों के तो रंग ही उड़ना शुरू हो गए थे और मेरी दोनों बहुएं परेशान सी नजर आने लगी। मैंने सुमेरा का हाथ पकड़ा और उसके बच्चों को उठाया। हमने घर से जरूरत का सामान भी ना लिया, ऐसे ही हम दोनों घर से निकल आए। मुझे मालूम था कि मेरे बेटे मेरी ही कमाई खाते हैं, इसलिए उनसे मेरे बगैर रहा बिल्कुल भी नहीं जाएगा और वो दोनों खुद ही मुझसे माफी मांगने आ जाएंगे। सुमेरा ने मुझे जाने से बहुत रोका और मुझे समझाया कि अब्बा जी, आप अपना घर छोड़कर मत जाइए। सुमेरा ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरी वजह से आप पर बहुत ही इल्जामात लगे हैं। आपकी जिंदगी को मैंने बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है, इसलिए आप मुझे जाने दें और खुद घर चले जाएं। पर मैं अपने फर्ज से कोताही कैसे कर सकता था? सुमेरा अब मेरा फर्ज बन चुकी थी, क्योंकि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं था, इसलिए उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी अब मेरी ही थी। मैंने एक किराए का मकान लिया, जहाँ पर मैं सुमेरा के साथ और उसके बच्चों के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन गुजर जाने के बाद बाबर और जमशेद दोनों ही मुझसे माफी मांगने आए थे। वो दोनों किस लिए मुझसे माफी मांगने आए थे, ये बात मैं अच्छी तरह से समझता था। उनको मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी, मैं उनका बाप था। उन दोनों ने मुझ पर किस तरह के गंदे इल्जामात लगाए थे, ये बात मैं कभी भी नहीं भूल सकता था। उन दोनों ने अपनी बीवियों के कहने पर मुझे किस कदर जलील किया था, ये बात कभी भुलाई भी नहीं जा सकती थी। मैं जानता था अब इन लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो मेरे पास वापिस आए थे, क्योंकि मुझसे ज्यादा उनको मेरे पैसे से प्यार था, जो वो कभी भी खोना नहीं चाहते थे। जिसकी वजह से उन लोगों ने सुमेरा को उस घर से निकालना चाहा था, तो वो कैसे अब उस पैसे को हाथों से जाने दे सकते थे। इसलिए उन्होंने एक हफ्ता भी ना लगाया और मुझसे माफी मांगने आ गए थे। पर मैंने भी सोच लिया था कि अब की बार मैं उनके साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। सुमेरा ने मुझे काफी समझाया कि अब्बा जी, मैं इस घर में अकेली ही रह लूंगी, आप अपने बेटों के साथ चले जाएं। पर मैं सुमेरा की ये बात नहीं मान सकता था, इसलिए मैंने अपने बेटों को वापस ही भेज दिया। एक दिन बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं और सुमेरा जब घर की जरूरियात जिंदगी का सामान लेने बाजार जा रहे थे, तो वहां पर मुझे चौकीदार नजर आया, जो अकबर के दफ्तर के बाहर नौकरी करता था। उसने हालचाल पूछने के बाद सुमेरा की तरफ देखते हुए कहा, अकबर की बेवा को देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, इनके साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हुई है। और मुझे कहने लगा कि सलीम साहब, आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अकबर के कातलों को सजा ना दिलवा कर, वो तो शहर के आम से गुंडे थे जो चंद पैसों की खातिर काम करते थे। आप उनको एक बार थाने ले जाते तो वो फौरन ही अपना गुनाह कबूल कर लेते और आपको उस इंसान तक ले जाते जिसने भी उनसे ये काम करने के लिए बोला था। आप तो हर बात को हादसा समझकर चुप हो गए, पर ये एक हादसा नहीं था। मैंने जब उस चौकीदार की ये सारी बात सुनी, तो मैंने उस चौकीदार से कहा कि उस वक्त तो मैं चुप कर गया था, लेकिन अब जरा सा भी मुझे सबूत मिल जाए और मुझे पता लग जाए कि ये सब कुछ किसने करवाया है, तो मैं उस इंसान को कभी भी माफ नहीं करूंगा, उसको जरूर सजा दिलवा कर रहूंगा। क्योंकि अब मुझे भी ये एहसास हो चुका है कि अकबर की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मैंने उस चौकीदार से कहा, सबूत ढूंढने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? तो चौकीदार ने कहा कि साहब, मैं तो इस ऑफिस को सालों पहले छोड़ चुका हूँ। जैसे ही अकबर साहब की मौत हुई, मैंने उसी साल नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा वहाँ पर अब दिल नहीं लगता था। अकबर साहब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और उनके बाद मैं वहाँ नौकरी नहीं करना चाहता था। और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर हाँ, मेरे पास उस ऑफिस की सीसीटीवी कैमरा की कुछ वीडियोस पड़ी हैं, जो उन्हीं दिनों की थी जिन दिनों में अकबर साहब की मौत हुई थी। अगर आप उन वीडियोस में से कुछ हासिल करना चाहें तो मैं आपको वो दे दूंगा। मैंने उस चौकीदार से कहा कि आप मुझे वो वीडियोस दे दें, हो सकता है उनमें से कुछ न कुछ सबूत मिल जाए। उस चौकीदार ने अगले ही दिन मेरे दरवाजे पे आकर मेरे हाथ में एक यूएसबी दे दी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की सारी वीडियोस मौजूद थी, जो कि उसी वक्त की थी जिस वक्त अकबर उस ऑफिस में काम करता था जिसमें अकबर की मौत हुई थी। जैसे ही मैंने वो यूएसबी सुमेरा के लैपटॉप में ओपन की, तो अकबर की कुछ वीडियोस मेरे सामने आई। अकबर को देखकर मैं अपने आप को रोक ना पाया और मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू निकल आए। मेरा जवान बेटा, मेरा बहादुर बेटा उन वीडियोस में चहल पहल कर रहा था।
वो जिससे भी बात करता था तो हंस हंस कर करता था। कभी भी मैंने उसके चेहरे पर गुस्सा और मायूसी नहीं देखी थी। अकबर मेरा बहादुर और फर्माबरदार बेटा था। सुमेरा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे दिलासा दिया और मुझे चुप करवाया। उसने मुझे बताया कि अब्बा जी, अब हम अकबर के कातलों तक जरूर पहुंचेंगे, हमें जरूर इंसाफ मिलेगा, हम अकबर के कातलों को जरूर सजा दिलवा कर रहेंगे। मैंने सुमेरा को कहा कि बेटी, मैं तो एक बूढ़ा इंसान हूँ, अगर तुम्हारा साथ ना होता तो मैं कभी भी ये जंग ना लड़ पाता। यूएसबी की एक वीडियो में हमें नजर आया कि कुछ लोग अकबर से बात कर रहे थे, जो कि अकबर को ऊपर छत पर चलने के लिए कह रहे थे। अकबर के ऑफिस की बिजली की कुछ तारों में कुछ खराबी हो गई थी, जिसको ठीक कराने के लिए अकबर ने खुद ही कुछ मिस्त्रियों को कॉल करके बुलाया था। अकबर जैसे ही ऊपर चला गया, कुछ ही देर के बाद कुछ और लोग आए और अकबर के बारे में पूछने लगे कि हमें अकबर साहब ने कॉल करके बुलाया है कि बिजली की तारें ठीक करनी हैं। पर अकबर के साथ तो पहले ही कुछ लोग छत पर चले गए थे, बिजली ठीक करनी है। फिर वो कौन लोग थे? किसी ने भी इस बात पर ध्यान न दिया और उन लोगों को फिर से छत पर भेज दिया कि अकबर छत पर है, आप वहां पर जाएं। जैसे ही वो लोग छत पर पहुंचे तो चिल्लाते हुए नीचे आए कि छत पर तो अकबर साहब की लाश पड़ी है। सारे ऑफिस में भाग दौड़ मच गई और अकबर की लाश को नीचे लाया गया। ऑफिस की इंतजामिया ने छानबीन की, जिसकी वजह से पता चला कि अकबर की मौत बिजली का करंट लगने की वजह से हुई है और सबने ये मान लिया कि ये महज एक हादसा ही था। हैरत की बात तो ये थी कि पहले जो अकबर के साथ लोग छत पर गए थे, वो लोग कौन थे और कहाँ गए, ये बात किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की और ये बात वहीं पर दब गई, क्योंकि वीडियो में उन लोगों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। तब मैंने वो वीडियो जाकर पुलिस के सामने पेश कर दी। पुलिस ने खुद ही वो गुंडे पकड़ लिए, क्योंकि वो शहर के मशहूर गुंडे थे जो अक्सर पकड़े जाते और फिर अपनी सजा पूरी होने के बाद छूट जाते थे, पर फिर भी कभी बाज नहीं आते थे। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बता दिया कि ये काम उन लोगों ने पैसों के हौस किया था। ये पैसे उन लोगों को किसने दिए थे? ये बात सुनने के बाद तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। ये पैसे उन गुंडों को मेरी दोनों बहुओं ने दिए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बहुएं हमारे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी कर सकती हैं। मैंने ये सारी हकीकत अपने दोनों बेटों बाबर और जमशेद को सुनाई तो उन लोगों ने अपनी बीवियों को तलाक देने का फैसला किया। मैंने अकबर और बाबर दोनों से कह दिया कि तुम दोनों अपनी बीवियों को तलाक दो या ना दो, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा अब तुम लोगों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी पूरी जायदाद, अपनी रिटायरमेंट और अपनी पूरी मलकियत सुमेरा और उसके बच्चों के नाम कर रहा हूँ। मुझे अपनी तरबियत पर पूरा यकीन था। मेरे दोनों बेटों को मेरी इस बात पर कोई भी एतराज नहीं था। उन लोगों ने मुझे कहा कि अब्बा जी, हमें दौलत और जायदाद से कोई गर्ज नहीं है, बस आप हमें छोड़कर ना जाएं और आप हमारे साथ हमेशा के लिए रहें, हमें अपनी शफकत से महरूम ना करें, बस हमें माफ कर दें। बाबर और जमशेद ने मुझसे और सुमेरा से माफी मांगी और कहा कि हमें हमेशा हमारी बीवियां आप लोगों के खिलाफ भड़काती रही थी और दौलत की लालच हमारे दिल में भरती रही थी। हमें बाप का नाफरमान करने में हमारी बीवियों का सबसे बड़ा हाथ है। आप हमें माफ कर दें और चलकर अपने घर में हमारे साथ रहें। मैंने भी अपने बेटों को माफ कर दिया, क्योंकि इस सब में उनकी कोई भी गलती नहीं थी। वो इन सारी बातों से ला इल्म थे। उनको अगर जरा सा भी इल्म होता कि उनकी बीवियां कौन सा खेल खेल रही हैं या कौन सा गुनाह करने जा रही हैं, तो इस बात में वो उन लोगों का कभी भी साथ ना देते, क्योंकि मुझे अपने बेटों पर पूरा यकीन था। वो कुछ अरसे के लिए अपनी बीवियों के बहकावे में जरूर आ गए थे, क्योंकि दौलत चीज ही ऐसी है, दौलत की लालच बहुत बुरी होती है, पर वो अपने भाई के दुश्मन कभी भी नहीं हो सकते थे, इसलिए वो इस सारी हकीकत से वाकिफ नहीं थे। मैंने अपने बेटों को माफ कर दिया। बशीरा और जोहरा को अदालत अकबर के कत्ल की सजा सुना दी थी और सुमेरा अब बहुत खुश थी कि हमें अपने मकसद में कामयाबी मिल चुकी थी। सुमेरा के चेहरे पर अब हर वक्त एक सुकून सा नजर आता था, जो अकबर के कातलों को सजा दिलवाने से ही आया था। सुमेरा और उसके बच्चों को खुश देखकर ही मैं बहुत ज्यादा खुश होता था।